अगर देना है नेक्स्ट ईयर तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ये हर दिन के नाम के लिए वो काउंट हो रहा है और होता जाएगा, क्योंकि अगर देना है नेक्स्ट ईयर तो इस हिसाब से तो फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। अपने स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को साफ साफ पहचानना होगा, समझना होगा, और मौका मिले तो उसको कहीं पे एक साफ साफ पेपर में, साफ साफ अक्षरों में लिख लीजिए कि पूरे जो जीएस और जिस एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मेरा क्या स्ट्रेंथ एरिया है और कौन सा ऐसा एरिया मुझे खुद लगता है कि मेरा भी वीक है। तो जो ऐसा एरिया है, चाहे वो जीएस का पार्ट हो या ऑप्शनल हो या आपका सीसेट का हो, यू हैव टू हाईलाइट देम और उसको चिपकाना होगा सामने में, ताकि हर दिन आप जब सुबह उठे तो आपको वो गोल आपको मतलब जगा के रखे कि भैया ये चीज करना होगा, तब जाके आई विल बी एबल टू अचीव माय गोल, राइट। लेकिन फंडामेंटली स्पीकिंग, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ बात बताऊं कि अब जिस स्टेज पर भी आप हैं ना, वो बेस्ट स्टेज है और बेस्ट प्लेटफॉर्म पे भी हैं आप एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और अगर आपने सच में अगले 1-1.5 साल अपना पूरा कमिटमेंट दे दिया तो आई कैन गिव यू अ गारंटी कि आप सबके सब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, ठीक है। The only problem, if at all in anyone's life, would be there if at all they are digressed from the path of XYZ reasons. So वो एक चैलेंज होगा आपके लाइफ में। अगर आपने अपने आप को इमोशनली बहुत ही बैलेंस रखा, साउंड रखा और अगले 1.5 साल 1 साल के लिए अपने आप को पूरा फुल्ली कमिटेड रखा, तो आप मान के चलिए कि 2025 में हम चर्चा कर रहे हैं 27-28 तक सबके सब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे आप। ऐसा एक भी व्यक्ति मेरे लाइफ में अभी तक नहीं आया, जब से मैंने इस एग्जाम को समझा, तैयारी किया, दिया, पढ़ाया सब कुछ, कि जो सीरियस था इस करियर के लिए, जब सिविल सर्विस को क्वालिफाई करना था, सिविल सर्वेंट बनना था और ठीक ठाक था पढ़ने में। मैं ठीक मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट था, हाईएस्ट स्कोरर था, डिस्टिंक्शन लाता था, अगर नहीं ठीक ठाक मतलब कि पढ़ने लिखने की इच्छा थी और पढ़ लिख के वो समझ सकता था क्या लिखा हुआ है और समझने के बाद वो लिख सकता क्या लिखना चाहिए उसके उत्तर में। तो मैंने देखा नहीं अपनी लाइफ में अभी तक कि ऐसा कोई भी एक व्यक्ति जो आज की डेट में सिविल सर्वेंट नहीं है, चाहे वो यूपीएससी भी क्वालिफाई कर गया हो या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर गया हो, लेकिन है वो सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये तो तय है कि अगर आप इस प्रोसेस के पार्ट बने रहेंगे और थोड़ा बहुत ही बेसिक एबिलिटी है, जिसमें अगर आपने 10th +2 ग्रेजुएशन पास की है, उस एबिलिटी पे भी उस एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास कंटेंट है, सब कुछ है, आपके पास सिर्फ अब एक जज्बा चाहिए कि अगले 1-1.5 साल के लिए मुझे अपने आप को बांध के रखना है, अपने आप को इमोशनली भी कंट्रोल कर रखना है। बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे, बहुत सारे डाइग्रेशंस भी आएंगे, उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कोई रोकेगा नहीं आपको सक्सेस पाने में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि सक्सेस बहुत ही मीठा है इसका, मैं आपको फ्रैंकली अभी बता दूं, ऑलराइट। अभी चूंकि आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे, चीजें बहुत ज्यादा विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अगर इंडिया में कुछ है, इंडिया में अगर रहना है तो सिविल सर्वेंट बन के ही रहना है, ऑलराइट। उसके बाद सब के सब जो है, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सब के सब जो है मिलियन जॉब्स कर रहे हैं इस कंट्री में, एक्सेप्ट सिविल सर्वेंट, ऑलराइट। तो अब आपको अगर सिविल सर्वेंट बनने से कुछ रोक रहा हो तो उसको दरकिनार कीजिए, उसको हटाइए। बन जाने के बाद सब कोई आपके सामने नतमस्तक है, नहीं बनेंगे तो अपने ही लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि लाइफ टफ भी हो जाता है अगर आप ना क्वालिफाई करते हैं तो ध्यान रखना है कि अभी समय सही है, उपयुक्त है। ये हार्डली 1.5 साल का और आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका और एक प्रायश्चित चाहिए। मैं कहूँगा इस प्रकार से प्रायश्चित ही है, अब वो प्रायश्चित और करना है 1.5 साल के लिए, और अगर आपने कर लिया तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। अब जहाँ तक सवाल है पीटी क्वालिफाई कैसे करना है, तो सबसे पहला काम अब सबको ये करना चाहिए कि पिछले 10 साल का जो PYQs है वो हर एरिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, जो जितना भी है, उन सब का एक बार अच्छे से आपका एनालिसिस PYQs का होना चाहिए, ठीक है। एंड देयर ओनली यू गेट लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ स्कोप्स टू एक्सप्लोर योर रीडिंग मटेरियल एज वेल। उसको देखने के बाद आपको अपने क्लास नोट्स को देखना चाहिए
और उसको मिला के देखना चाहिए कि उसमें से कितनी चीजें हम क्लास नोट्स के बेसिस पे सॉल्व कर सकते थे या कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके आउट ऑफ रीच है, आपने तो सुना है, न पढ़ा है, न कहीं देखा है, उसको आपको अंडरलाइन करके रखना चाहिए। और जो कंसर्न टीचर्स हैं उनसे डेफिनेटली मिलते रहना चाहिए। अगले जो भी 5-6 महीने का समय आपको यहाँ बिताना है उसमें काम करते रहना है और उनसे पूछते रहना है कि ये जो क्वेश्चन आए, पूछा ही नहीं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपको कहीं मिल जाएगा। कहाँ से आया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि कौन से सोर्स से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, क्या इसके चांसेस अभी भी है पूछने के कि नहीं है, उसके ऊपर आपको थोड़ा डिस्कस करके रखना है हर सब्जेक्ट मैटर में। वो ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ से पूछा गया है, किस सोर्स से पूछा गया है और क्यों पूछा गया है। आंसर क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं, वो दोबारा आएगा नहीं, लेकिन जहाँ से आया है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है, वो कॉन्टेक्स्ट और जिस सोर्स से आया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज वेयर यू हैव टू कीप वर्किंग थॉरली। और मैंने एक बात आपको और बताई थी कि मेंस तैयार हो तभी प्रीलिम्स के लिए जाना है। ऑलराइट, अगर वो तैयार नहीं है तो 2-3 बार अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मैं तैयार हूँ प्रीलिम्स देखने के लिए। क्योंकि क्या है कि लिख देने से ही एग्जाम नहीं निकल जाता है, ये सिर्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है। लिखना है ऑफकोर्स तब जब पूरी तरह से तैयार है, फुली प्रिपेयर्ड है। तो थोड़ा सा इसको भी एग्जामिन कर लेना है कि क्या मेरा मेंस प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। मेंस प्रिपेयर्ड है, मेंस प्रिपेयर्ड मतलब कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स है जो जीएस में भी मतलब पीटी और जी मेंस दोनों में कॉमन है, वो पूरा सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर्ड है और आपका ऑप्शनल भी प्रिपेयर्ड है। आपका ऑप्शनल भी एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास नोट्स, द क्लासेस ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू। अगर उतना हो चुका है तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर्ड है, यू मस्ट राइट द एग्जाम। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट कर लेना है। एक साल डिले करने से ऐसा नहीं कुछ हो जाएगा कि आपके पर्सनैलिटी में या आपके पहचान में कमी आ जाएगी। एंड IAS is an IAS in this country. Once you be a part of IAS, nobody is going to give a damn to your batch year except your own fraternity. Alright, you will be identified across the society only by this particular tag called IAS. Alright, उसके बाद पूछेंगे भी नहीं कि आप 2025 के बैच के हो कि 27 के बैच के हो कि 28 के बैच को, वो वही पूछेगा जो आपके बैचमेट है या आपके फ्रेटर्निटी का एक मेंबर है। अदरवाइज समाज आपको IAS से ही जानेगा, चाहे आप किसी साल में बने हुए हो। तो दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक साल डिले ही हो जाए, लेकिन जब दे तो 100% तैयार हो के दे। ऑलराइट, ताकि आप वहां तक पहुंच जाए जहां तक आपकी कैपेसिटी थी और आप पहुंच सकते थे आसानी से। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स और भी काम करते हैं लाइफ में, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे फ्रंट से जो फैक्टर है वो वहां पे हम ढीला ना हो। ये कहने को ना रहे कि यार मैंने ही पढ़ाई ठीक से नहीं की, मैं साथ ये पढ़ लेता वो पढ़ लेता तो आज IAS हो जाता। ये एक्सक्यूज आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे थॉरली। ऑलराइट, अगर ये रह जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा आगे भी। इसलिए ध्यान रखना कि अपने फ्रंट से वो दिक्कत ना हो कि आप कहीं भी कुछ आपसे छूट गया हो या आपने छोड़ दिया हो या आपने तैयार नहीं किया हो। जो आपकी ड्यूटी है उसको हम अभी फंडामेंटल ड्यूटीज है, उस फंडामेंटल ड्यूटीज में एक सबसे बड़ा ड्यूटी ये है कि आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। और सिलेबस पता होना चाहिए तो मैंने कहने मतलब साफ साफ है कि वर्ड बाय वर्ड जो वर्ड्स मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, चाहे वो ऑप्शनल का हो चाहे जीएस का हो, आपको उसके ऊपर अगर अभी के अभी कहा जाए कि 10 बातें बताओ तो 10 बात बता सकते हैं, लिख सकते हैं उसके ऊपर। नॉट नेसेसरी कि एनालिसिस करना है, बट इतना ही कि अगर आप पूछ गए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों लिखा हुआ है सिलेबस में, कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में है, उसमें 10 बातें क्या हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिलेबस के ऊपर अगर कमांडिंग हाइट है, आपकी पकड़ है, आपको पता है कि सिलेबस में जो वर्ड्स मेंशन है उसके कंटेंट क्या होने चाहिए, क्या होंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे या मिले भी होंगे, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, किसी एलाइड सर्विसेज में है, लेकिन फिर एग्जाम देते हैं बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ऑलरेडी उन्होंने जो प्रिपेयर किया था पिछले 2-3 साल पहले, उन्हें सिलेबस का एक वर्ड प्रिपेयर करके रखा हुआ था। उनको अब जब भी देना होगा प्रीलिम्स, सिर्फ उनको करंट अफेयर्स पर रिवाइज करना होता है, देन दे गो एंड राइट द एग्जाम एंड दे अगेन क्वालीफाई, एवरी टाइम दे क्वालीफाई प्रीलिम्स। ऑन द कॉन्ट्ररी पिछले 5 साल से लोग लगे हुए हैं, उनको प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इतने सारे डाइग्रेशन है मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में,
मटेरियल्स जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उसके कॉन्टेक्स्ट में कि आपको जो काम करना चाहिए तो वो काम ना करके आप कहीं और काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए। तो आपको काम यही करना चाहिए था कि जो सिलेबस का कंटेंट है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, उतना कम से कम मुझे पता होना चाहिए, मुझे उसका ज्ञात होना चाहिए। तो ध्यान रखना एक बात और कि अगर आपने बेसिक काम किया हुआ है, बेसिक काम मतलब क्या होता है कि पहला एक बेसिक रीडिंग होना चाहिए एनसीईआरटी का, दूसरा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कुछ बेसिक रीडिंग्स है, कुछ टेक्स्ट बुक्स है, उसके पूरे बुक तो नहीं बट कुछ चैप्टर्स उसका रीडिंग वो भी होना चाहिए। तीसरा जो आपके क्लास नोट्स है वो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, उसमें से कोई इफेक्ट बट वाली बात नहीं होनी चाहिए। चौथा जो आपको प्रिंटेड नोट्स दिया गया है उसको भी आपने एक बार रेफरेंस के रूप में देख लिया है अच्छे से। अगर इतना काम आपने किया हुआ है और फिर वहां जा रहे हैं और वहां जाने के बाद फिर क्वेश्चंस आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए कि भारत के 70-80% लोग उसको देखने के बाद बेहोश हो जाएंगे और उससे सॉल्व नहीं हो रहा होगा। जो साल एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 80% लोगों से भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, ये गारंटेड है। जब आपको नहीं पता है तो उनको भी नहीं पता होगा, इससे टेंशन नहीं लेना। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितना पता है उसमें आपने कितना एक्यूरेसी के साथ उसको सॉल्व कर दिया है। अगर वो आप कर देंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि जितना पता हो वो अच्छे से पता हो, पूरा क्लियरली पता हो। नहीं पता है उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है कि एग्जाम सारे पता होने पे एग्जाम क्वालिफाई इंसान नहीं करता है। इंसान क्वालिफाई तब करता है जिसको जितना पता था उसमें कितना उसके पास एक्यूरेसी थी, उससे इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो 100% एग्जाम में कभी कोई परफॉर्म न कर सकता है न कभी करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि 50-55% मार्क्स पे आप आईएएस बन जाते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फुल के लिए कभी नहीं जाना है, लेकिन जिस पे जाना है उस पर 100% लेके जाना है। ठीक है, अब आपके पास एक ही चीज है कि जो नोट्स है, क्लास नोट्स है, उसको बार बार पढ़े, क्वेश्चंस को देखते हुए पढ़े ताकि आप रिलेट कर पाए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल या परसों क्लास में। पता नहीं कितने लोगों ने इसको एनालाइज किया है कि क्वेश्चंस भले ही वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस का पार्ट ना है, नहीं है प्रीलिम्स में, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन बना के दे दिए। ऑलराइट, उन्हें साफ साफ दे दिया कि सार्डिनिया कहाँ है, नॉर्मेंडी कहाँ है, बुलारका कहाँ है। अब सार्डिनिया, नॉर्मेंडी, बुलारका आप पढ़ते वर्ल्ड हिस्ट्री में, ऐसे आप ना ज्योग्राफी में पढ़ते हैं नहीं आप जीएस में पढ़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ना ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो सारे साइट्स, तो सारे साइट्स का नाम जो है वो एंशिएंट नाम है या मिडिवल नाम है वो सारे साइट्स का, तो आप पढ़ते नहीं ज्योग्राफी में तो उसको सॉल्व कैसा कहाँ से करेंगे? तो डेफिनेटली उसको हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो आपको मैप के साथ ही हमसे पढ़ना चाहिए, तो आपका मैप जो है उसका कमांडिंग हाइट हो और वो पता हो कि डार्टमूथ स्ट्रेट कहाँ बहता है, कहाँ जाता है, किसकी उसको लिंक करता है। तो ये नहीं हो जाने की चाहिए कि बाद मैंने सुना तो था डार्टमूथ स्ट्रेट, पता नहीं कहाँ है। तो ये जो आप लोग नॉर्मली मिस्टेक्स करते हैं ये आपको नहीं करने हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन टू एंश्योर कि ये जो प्रोसेस है इसमें आपको क्वेश्चन बैंक आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपको एटलीस्ट आपके ट्रैक से डाइग्रेस नहीं होने देगा, क्योंकि जनरली होता यूं ही है कि मैक्सिमम लोग डाइग्रेस ही हो जाते हैं। वो इतना कुछ पढ़ने लगते हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है नहीं, और जो रिक्वायरमेंट है वही उनका गायब हो जाता है। ऑलराइट, और इसी कारण से दिक्कत क्या होती है कि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखना है प्रीलिम्स इसका सबसे खतरनाक स्टेज है। इस एग्जाम का सबसे खतरनाक स्टेज है तो वह है प्रीलिम्स। वो अच्छों का कमर तोड़ देता है। इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे you have to be very specific and very particular about every information that you are going through, you are coming across in fact. तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि PYQs ही आपको बचाएगा कि आपको कम से कम जो इतने सारे सोर्सेज मार्केट में, ये टेस्ट पेपर, वो टेस्ट पेपर, यहाँ टेस्ट पेपर, वहाँ का टेस्ट पेपर, उनसे बचाएगा। आपको ये बचाएगा और ये कहेगा कि नहीं तुम यही पढ़ो, तो बार बार इसी को पढ़ो, इसी एरियाज को पढ़ो और फिर देखना आप क्वालिफाई भी कर जाओगे। ठीक है, तो दैट इज समथिंग टू एंश्योर कि तैयारी जो है अपनी तैयारी को PYQ से अब आपको बांध लेना है, और हर कुछ जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी क्लासेस होगी उसको देखते रहना है कि वो PYQs के कॉन्टेक्स्ट में सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। पीटी वाला अगर काम हो जाएगा तो मेंस का भी क्वेश्चन देख लेंगे। और शानदार बात यहाँ ये है कि यूपीएससी के मेंस और पीटी क्वेश्चंस अपने आप में इंडिकेटिव होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं कि अगला सवाल कहाँ से आने वाला है। दैट्स ट्रू। At least I was able to guess at least more than 20-30 areas comfortably कि यहाँ सवाल आएंगे और आते थे। तो आप सोच सकते हैं 20-30 क्वेश्चन आपने गेस करके वहाँ सॉल्व कर लिए, तो आप तो ऐसे आगे होंगे सबसे।
और तो दैट इज वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपको करते रहना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि सवाल कहाँ से आएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से सवाल देखा हो मेंस का भी तो समझ में उसको आ जाएगा कि डेफिनेटली यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ सत्तर पीरियड और मेडिवल पीरियड एज वेल, कि वो ऑलरेडी वो 2024 के मेंस में सवाल पूछा था, तो डेफिनेटली 25 में एग्जैक्टली वही सवाल बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया, उन्हें कुछ आरा घट्टा किया था। तो कहना मतलब ये है कि अब आरा घट्टा एज सच आप कहाँ से प्रिपेयर कर पाएंगे, आपको तो पता भी नहीं होगा आरा घट्टा है कहाँ मेंशन, किस टेक्स्ट में, किस बुक में। लेकिन अगर आपको टॉपिक पता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और इनफैक्ट होता यूं है कि जो एग्जामिनर को ये रखते हैं, हायर करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, जनरली होते हैं वो जेएनयू, डीयू, एमयू, इलाहाबाद, इस यूनिवर्सिटी से मेनली। ये जो टीचर्स होते हैं 3 साल के हायर होते हैं, 3 साल के रिक्रूट होते हैं, तो वो इंडिकेट करता है साफ साफ उनकी मेंटल सेटअप को। अगर वो क्वेश्चन दे रहे हैं 70 पीरियड की टेक्नोलॉजी पे, तो अगला सवाल प्रीलिम से उनको ही दिया जाएगा बनाने के लिए, वो देंगे पक्का, उसके ऊपर आसपास ही देंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। तो हम और आप फिर करते क्या कि उस एरिया, उस पॉकेट को बहुत ही पिन पॉइंटेड तैयार कर पाते हैं। जब हम ऐसे तैयार होंगे कि आपको पता होगा कि ये इस चैप्टर का इस पेज से क्वेश्चन आएगा, तो किसके मजा ले कि आप उसको भूल जाए, इम्पॉसिबल है। आप उसको एकदम रट के जाएंगे वहां, और रट के जाएंगे तो डेफिनेटली 100 में से तब से 25-30 आप 100% स्ट्राइक रेट के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज टू हेल्प यू नॉट टू गेट योरसेल्फ डायग्रेस्ड। बस वही एक दुश्मन है इस पूरी जर्नी में, उससे बच गए तो आप निकल जाएंगे, ठीक है। सो विद दिस lot of stuffs have been told to you, fine, and I wish and I pray all the best to all of you. You all must come out with flying colors as early as possible. This is my personal wish for all of you, fine. तो इसके साथ ही मैं आज सेशन समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा आपसे मिल के बातें करके और हंसी मजाक करते हुए। क्लास में हमने बहुत कुछ डील कर लिया कि मैंने अपने एबिलिटी के अनुसार जो माय बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल विद हिस्ट्री, क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना था जब मैं हिस्ट्री लिया। तो हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी वाज अ बोरिंग सब्जेक्ट, सो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो साइंस मेरा सबसे पहला मतलब कह सकते हैं कि अटैचमेंट था, बट आई चोज हिस्ट्री जस्ट टू राइट दिस एग्जाम एंड ऑफ कोर्स टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि हिस्ट्री जो पढ़ने का तरीका वो गलत है, वो गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा इट हैज टू बी मेड इन द स्टोरी वाइज स्टोरी टेलिंग स्टाइल। So I tried my level best to make you understand or make you comfortable with history. I believe and I hope that I have been successful in doing at least to some extent, some level of commitment, some level of delivery to all of you. तो कुछ लेवल का जो कमिटमेंट था, डिलीवरी था, उतना तो मैंने डिलीवर कर ही दिया है। अब आपको जो बाकी जो बचा हुआ गैप इधर उधर, तो उसको अपने फ्रंट से ही आपको फुलफिल करना है ताकि आप क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो आपका बहुत सारा काम मैंने इस सेक्शन में क्लास में करवा दिया है। थोड़ा बहुत काम आपको खुद से करना होगा, वो हमेशा करना होता है, और जब सक्सेस मिलेगा तो आपकी मेहनत में ही सक्सेस मिलता है, उसमें किसी का कोई बहुत ज़्यादा श्रेय नहीं होता है। आपको खुद मेहनत करना होगा, आपको मेहनत पे ही आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। विद दिस आई एम नाउ साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।